आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। क्या बिल की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है? राष्ट्रपति मुर्मू ने अदालत से पूछे 14 सवाल। भारत ने ड्रोन और अफवाहों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ी जंग। डिजिटल घुसपैठ को साइबर योद्धाओं ने किया नाकाम। टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कराने में जुटा भारत। यूएनएससी में सबूत के साथ दी जानकारी। भारत में पाकिस्तानी झंडे वाले सामानों की बिक्री बंद। ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की अब खैर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ने खींच दी चेतावनी की नई रेखा। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। कई राज्यों ने दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ सुनिश्चित करने का दिया निर्देश, बताया संवैधानिक अधिकार। शशि थरूर ने भारत पाक संघर्ष पर टिप्पणी कर लक्ष्मण रेखा लांघी। जयराम रमेश बोले, ये उनकी राय, पार्टी की नहीं। कनाडा में नई सरकार बनते ही जनता को तोहफा। इनकम टैक्स में 14% कटौती का ऐलान। रूस यूक्रेन के बीच होगा सीज फायर। तुर्की में शांति वार्ता आज। राष्ट्रपति पुतिन ने बैठक से बनाई दूरी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले पर आपत्ति जताई है। इसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति को विधानसभाओं की तरफ से पारित विधेयक पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। आईएनएससी की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दौर लंबे समय तक जारी रहा था। द्रौपदी मुर्मू ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगभग 14 सवाल पूछे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को फैसला सुनाया था कि राज्यपाल को किसी विधेयक पर 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। इसके अलावा सेना की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पाकिस्तान के खिलाफ की गई ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य कार्रवाई की सीडीएस अनिल चौहान के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की तीनों सेनाओं की उपलब्धियों, सीमाओं की रक्षा करने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सराहना की। पाकिस्तान से 4 दिनों तक चले सैन्य टकराव के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तानी ड्रोनों के झुंडों को नाकाम किया और साइबर योद्धाओं ने डिजिटल घुसपैठ का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी शिविरों को नष्ट करने से पहले कई भारतीय वेबसाइटें साइबर हमलों का शिकार बनी। पहलगाम हमले के बाद जालंधर स्थित आर्मी नर्सिंग कॉलेज की वेबसाइट को हैक कर लिया गया था। हाल ही में 4 आर्मी पब्लिक स्कूलों को भी हैकर्स ने निशाना बनाया। इसके साथ ही भारत और भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं का अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा शक्ति और तकनीकी कौशल में जबरदस्त वृद्धि को दर्शाया है, क्योंकि सेना ने सीमा पार किए बिना पाकिस्तान में सटीक हमले किए और आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। सभी हमले भारतीय हथियारों और प्रणालियों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह ने की। इससे पहले पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जो 13 मई को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने अमेजॉन इंडिया और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट सहित ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी कर उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी झंडे वाले सामान हटाने का निर्देश दिया है। यूबॉय इंडिया, ईटीसी, द फ्लैग कंपनी और द फ्लैग कॉरपोरेशन को भी नोटिस भेजकर कहा है कि पाकिस्तानी झंडे और संबंधित सामान की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सभी ई कॉमर्स कंपनियों को इन आदेशों का पालन करना होगा। सीसीपीए ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें कहा गया है कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, यूबीआई इंडिया, एटसी और फ्लैग कंपनी एंड द फ्लैग कॉरपोरेशन को पाकिस्तानी झंडे और उससे जुड़े सामान की बिक्री के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। ऐसी असंवेदनशीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इस तरह की सभी सामग्री को तुरंत हटाने और राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। सामरिक मामलों के विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति प्रस्तुत की है। साथ ही आतंकी बुनियादी
ढांचे को नष्ट करने और पाकिस्तान पर अपनी सैन्य श्रेष्ठता दर्शाने के सामरिक उद्देश्य हासिल करने से कहीं आगे बढ़कर बेहतर प्रदर्शन किया है। अमेरिकी थिंक टैंक मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में अर्बन वॉरफेयर स्टडीज के अध्यक्ष जॉन स्पेंसर ने कहा कि भारत ने 7 मई को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में किसी भी लक्ष्य पर अपनी इच्छा अनुसार हमला कर सकने की क्षमता का प्रदर्शन किया और सीमा पार आतंकवाद के लिए चेतावनी की नई रेखा खींच दी। मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट खुद को यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी के ऐसे राष्ट्रीय संसाधन के रूप में परिभाषित करता है जो हालिया संघर्षों का अध्ययन करता है। स्पेंसर ने एक लेख में लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल अपने सामरिक उद्देश्यों को पूरा किया है बल्कि उससे भी आगे निकलकर काम किया है। भारत ने पहलगाम हमले को अंजाम देने में कथित संलिप्तता के लिए लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटे द रेजिस्टेंस फ्रंट को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकी संगठन के रूप में नामित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक भारतीय तकनीकी टीम न्यूयॉर्क में है और 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम एवं संयुक्त राष्ट्र में बातचीत कर रही है। भारतीय अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम को पहलगाम आतंकी हमले के पीछे समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैदल यात्रियों के लिए उचित फुटपाथ सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने इसे लोगों का संवैधानिक अधिकार बताया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि फुटपाथ के अभाव में पैदल यात्रियों को सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनके साथ दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। पीठ ने कहा है कि नागरिकों के लिए उचित फुटपाथ का होना आवश्यक है। ये ऐसे होने चाहिए कि जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी सुलभ हों और इन पर से अतिक्रमण हटाना अनिवार्य है। कांग्रेस सूत्रों ने बुधवार को कहा कि शशि थरूर ने ये ऐसे होने चाहिए कि जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हो और इन पर से अतिक्रमण हटाना अनिवार्य हो। कांग्रेस सूत्रों ने बुधवार को कहा कि शशि थरूर ने भारत पाक संघर्ष पर लगातार टिप्पणी कर लक्ष्मण रेखा लांघी है। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोग अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन इस बार थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। ये बात थरूर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक के बाद कही गई है। सूत्रों ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि बैठक के दौरान पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ये व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त करने का समय नहीं है, बल्कि पार्टी के रुख को स्पष्ट करने का समय है। कनाडा की नई सरकार ने देश के मध्यम वर्ग के लिए राहत का ऐलान किया है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद इनकम टैक्स कटौती का ऐलान किया है। मिडिल क्लास के लिए टैक्स की दर घटाकर जुलाई 2025 से 15% से घटाकर 14% कर दी जाएगी। इस फैसले से लगभग 22 मिलियन कनाडियाई लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकारी अनुमानों के अनुसार 2 आय वाले परिवार 2026 तक सालाना 840 अमेरिकी डॉलर तक बचा सकते हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति में कनाडा के वित्त विभाग ने कहा, वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रैंकोइस फिलिप शैम्पेन ने आज संसद के नए सत्र के लिए सरकार के विधायी एजेंडे पर काम के पहले आदेशों में से एक का ऐलान कर दिया। दुनिया की निगाह आज होने वाली रूस यूक्रेन वार्ता पर है, क्योंकि तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से वार्ता होने जा रही है। टॉस की रिपोर्ट के मुताबिक इस वार्ता से पुतिन दूर रहेंगे। वहीं रूस यूक्रेन वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की जा चुकी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन अधिकारियों के नामों की घोषणा की है जो आज तुर्की में होने वाली यूक्रेन के साथ नए सिरे से वार्ता में रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्रेमलिन के सहयोगी व्लादिमीर मेंडेस्की रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें उप विदेश मंत्री मिखाइल गलजुलिन, उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन और इगोर कोस्टकोव शामिल होंगे, जो रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के मुख्य निदेशालय के प्रमुख हैं। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।